गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, यानी जो डेटा कलेक्ट करने की दो टेक्निक हैं, सेंसस मेथड जिसे हम हिंदी में संगणना विधि बोलते हैं और आपकी सैम्पलिंग मेथड जिसे हम निदर्शन विधि बोलते हैं। तो उनमें क्या अंतर है उसके बारे में हमने कल विभिन्न आधारों पर अंतर किया था। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इसी को क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ सैम्पलिंग, यानी जो सैम्पलिंग है उसकी क्या कौन कौन सी विधियां हैं और वो या फिर सैम्पलिंग कितने प्रकार का होता है, तो उसको आज हम समझते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर को शुरू कर, आज की क्लास को आज शुरू करते हैं। तो जो आपकी मेथड ऑफ सैम्पलिंग है या इसी को हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग बोलते हैं, कितने टाइप का होता है? बेसिकली मुख्य रूप से ये होता है दो तरह का। पहला है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और जो आपका रैंडम सैम्पलिंग है इसको भी बांट दिया गया है। वो कितने प्रकार का होता है? दो तरह का। ये है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और फिर दूसरा है इसी का रैंडम सैम्पलिंग में रेस्ट्रिक्टेड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है उसको भी आगे बांट दिया गया है और उसको समझ लेते हैं कितने प्रकारों में बांटा है। ये है आपका, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं? ये हैं आपके 4 प्रकार। तो पहला है इसमें स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसके जो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है इसके भी 4 प्रकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? जो आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग है कि ये कितने प्रकार से इसको भी बांटा गया है। तो ये आप देख लेते हैं, इसको 3 प्रकार से बांटा गया है नॉन रैंडम सैम्पलिंग को। सबसे पहला है जजमेंट सैम्पलिंग, दूसरा है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग और तीसरा है कोटा और सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं? रैंडम सैम्पलिंग से करते हैं कि ये क्या होता है, और फिर उसके जो भी प्रकार हैं उसको आगे पढ़ते हैं। आपका जो पहला है वो है रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। इसको हिंदी में देव निर्देशन भी बोलते हैं और इसके अन्य नाम है चांस सैम्पलिंग, जिसको अवसर निदर्शन बोलेंगे, और एक और है पॉसिबिलिटी सैम्पलिंग, यानी जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, संभाविता निर्देशन भी इसका दूसरा नाम अन्य नाम है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है या इसमें क्या होता है। It refers to a method in which every item in the universe population has a known chance of being chosen for the sampling। यानी इस मेथड में जो भी यूनिवर्स की यूनिट्स हैं, यूनिवर्स इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन, उनको सैम्पलिंग में चुने जाने की क्या होती है? समान संभावना होती है। वो समान अवसर रखती हैं कि वो संबंधित सैंपल में चुनी जाएं। ये जरूरी नहीं कि वो चुनी जाएं, लेकिन उनको समान अवसर रहता है कि वो चुनी जा सकती हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग या देव निर्देशन का यहाँ अभिप्राय हुआ कि जब जो भी यूनिवर्स की जितनी यूनिट हैं उन संबंधित यूनिट को समान अवसर हो या समान चांस हो चुने जाने का, तो उस तरह की सैम्पलिंग को हम नाम देते हैं रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम हिंदी में देव निर्देशन कहते हैं। अब इस जो भी आपका रैंडम सैम्पलिंग है इसके हम टाइप को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सामान्य देव निर्देशन। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? सामान्य देव निर्देशन। देव का यहाँ मतलब है जहाँ इक्वल चांस हो। देव मतलब इक्वल से मतलब है यहाँ कि जो भी यूनिट्स हैं उन्हें समान अवसर है चुने जाने की, तो उसको हम यहाँ देव बोलते हैं। तो ये समझते हैं इसको, ये क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रेफर टू ए मेथड, यानी जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये क्या कौन सा मेथड है? इन विच जिसमें ईच यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन या यूनिवर्स हैज ए इक्वल चांस ऑफ अपेयरिंग इन द सैंपल, जिसमें हर यूनिवर्स की जो भी यूनिट्स हैं उनको सैंपल में आने की समान संभावना होती है, उसको हम सैंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का
प्रतिबंध नहीं होता है कि ये यूनिट्स नहीं आ सकती या यही अन्य यूनिट्स ही आएगी। यानी जो भी यूनिट्स होती हैं उनको इक्वल चांस दिया जाता है, किसमें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। तो इसको किन अन्य विधियों से जो भी चुने जाती हैं यूनिट्स, उनको हम समझते हैं कि यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, मेथड्स अपनाए जाते हैं यूनिट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूनिवर्स से, पॉपुलेशन से सैंपल को चुनने का पहला तरीका है या पहला मेथड है, वो है लॉटरी मेथड। लॉटरी विधि है, इसको समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये किया जाता है कि समान पर्चियाँ या गोलियाँ जितनी भी यूनिवर्स में यूनिट्स होती हैं उनको उस संबंधित पर्चियों में उनकी संख्या लिख दी जाती है, अलग अलग पर्ची में अलग अलग यूनिट्स की, और उसके बेसिस पे एक किसी बर्तन में वो रख दी जाती हैं, और उस बर्तन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो निष्पक्षता से उस संबंधित बर्तन से वो सामग्री, मतलब वो पर्चियाँ निकालेगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसको हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं और उन पर सर्वे किया जाना है, और उन 2000 स्टूडेंट्स से केवल 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है उसमें। तो 2000 पर्चियों को एक नंबर से लेकर 2000 तक लिखा जाएगा अलग अलग पर्ची पर, और उन 2000 पर्चियों को एक बर्तन में रख दिया जाएगा, और उनमें से एक व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जनरली निष्पक्ष हो, जैसे छोटे बच्चों द्वारा जनरली ऐसा किया जा सकता है, और उन 100 पर्चियों को निकाल लिया जाएगा, और उसमें से नंबर देख लिया जाएगा कि किन किन यूनिट्स का वो नंबर आया है। तो उन्हीं यूनिट्स को, जो भी यूनिवर्स की थी, पॉपुलेशन की थी, उन्हीं यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो सैंपल है वो जो निकाली गई हैं 100 पर्चियाँ 2000 पर्चियों में से जो लिखी गई थी उस बर्तन में रखी थी, तो उन्हीं 100 यूनिट्स को हम सैंपल में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, बाकी को नहीं। और उन पर जो भी इन्वेस्टिगेशन है इन्फॉर्मेशन उन्हीं से कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकाला जाएगा और सब पे लागू कर दिया जाएगा। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है ये है वाई रोटेटिंग द ड्रम। एक ढोल होता है और उसमें इस तरह की पर्चियाँ रखी जाती हैं और उसको फिर घुमाया जाता है, और घुमा के ताकि निष्पक्षता बनी रहे और किसी भी तरह का जो भी पक्षपात है उसकी संभावना ना हो। यह विधि आपका लॉटरी विधि का ही सुधरा हुआ रूप है। इसमें ऐसा किया जाता है कि इसमें इसकी तरह पर्चियों की पे संख्या नहीं लिखी जाती हैं, यानी एक से जैसे हम लोगों ने 2000 लिखा, तो इस तरह की जो ड्रम वाली विधि है इसमें पर्चियों पे नहीं लिखा जाएगा कुछ। इसमें क्या किया जाएगा, एक जो भी ढोल होगा या जो भी ड्रम है उसमें क्या किया जाएगा, कुछ प्लास्टिक की या लकड़ी की कुछ ऐसे टुकड़े होंगे, उसमें नंबर लिखे होंगे 1 से 9, और उनको निकाला जाएगा बारी बारी जितना भी निकालना है। जैसे मान लीजिए पहला टुकड़ा निकाला गया तो वो इकाई का अंक होगा, 1 से 9 तक लिखा हुआ है, और जो दूसरा टुकड़ा निकाला गया वो किसका अंक होगा, वो दहाई का अंक होगा। पहला इकाई का और दूसरा दहाई का। मान लीजिए पहला निकलता है, अंक निकलता है 2, और दूसरा वाला वही टुकड़ा निकलता है उस पर अंक लिखा है 5, तो यही क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और इसमें जो भी ड्रम होता है वो एक मशीन के सहारे घुमाया जाता है ताकि किसी तरह का पक्षपात ना हो। अधिकांश जो भी लॉटरी सिस्टम होता है लॉटरी निकालने के लिए वो इस तरह का जो भी व्यवस्था है उसको अपनाता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। अगर समग्र का आकार बहुत बड़ा है, और यानी यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जो भी जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसकी जो भी यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो वहाँ पर लॉटरी विधि या जो भी बाई रोटेटिंग द ड्रम ये विधि सही से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा और परेशानी भी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, रैंडम नंबर टेबल, ये क्या है, जो आपका अगला इसमें सिंपल रैंडम जो सैम्पलिंग है उसमें अगले तरीकों को यूज किया जाता है। रैंडम नंबर टेबल का यूज करके इस तरह के जो भी सैंपल होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं इस मेथड की मेरिट की। जो भी आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है
उसकी मेरिट देख लेते हैं कि इसमें क्या गुण हैं। तो पहली जो मेरिट है वो नो पर्सनल वॉइस। क्यों? क्योंकि इसमें किसी इन्वेस्टिगेटर द्वारा ये नहीं किया जा रहा कि इस यूनिट्स को हमें अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना है, इस यूनिट्स को नहीं करना है। क्यों? और इस विधि में आपको बता दिया गया है कि जो भी यूनिट्स हैं उनके चुने जाने की समान संभावना है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह का जो भी व्यक्तिगत पक्षपात है वो नहीं होता। और ये दूसरी जो इसकी विशेषता गुण है, जो दूसरा गुण है, ये क्या है? बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये जो मेथड है सैम्पलिंग का, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये जो भी आपकी प्रायिकता है उसके सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसमें समान संभावना रहती है हर यूनिट्स की, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी जितने भी यूनिट्स हैं उनको चुने जाने की। तो इस प्रकार से इसमें जो भी पक्षपात की संभावना है वो नहीं होती है, पक्षपात फ्री रहता है। अब अगला हम लोग इसका जो भी गुण है उसको देख लेते हैं। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अ मेथड। ये मेथड समझने में बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें किसी तरह से विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, इसलिए ये क्या है? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। और इसमें जो भी एक्यूरेसी लेवल है उसको असेस किया जा सकता है। और अगला जो इसका गुण है वो है इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स या पॉपुलेशन। तो अगर जो भी सैंपल का साइज बढ़ा दिया जाए तो वो यूनिवर्स का या पॉपुलेशन का अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर देगा या करेगा। यानी अगर साइज ज़्यादा बड़ा होगा सैंपल का तो क्या होने लगेगा? वो सही तरीके से आपका इस मेथड में जो भी यूनिवर्स है उसका सैंपल रिप्रेजेंटेशन करेगा, यानी उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अब बात कर लेते हैं इस जो भी मेथड है उसकी डीमेरिट की। तो हमें इनके इस मेथड के अपगुण को समझना है, उनको देखते हैं कौन कौन से इसके अपगुण हैं। एक एक करके समझते हैं उनके अपगुण को। तो पहला अपगुण है अनसुइटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। अगर बहुत छोटी सैम्पलिंग बनाई जा रही है तो ये मेथड जो है उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा टिकट वगैरह नहीं निकाली, जो भी पर्ची रखी जाएंगी वो नहीं निकाली जाएंगी, और भी जो भी अन्य हमने इसके तरीके देखे हैं सैम्पलिंग को सिलेक्ट करने के, वो सही से स्मॉल सैम्पलिंग के संदर्भ में उपयुक्त नहीं होगी। और दूसरा जो इसका अपकोड है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रिप्रेजेंटेशन, यानी संभावना रहेगी कि हो सकता है कि जो भी सिलेक्ट किए जाएं यूनिट्स वो सही तरीके से पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट ना करें, यानी उनका प्रतिनिधित्व सही ना करें। अगर प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर रहे हैं तो संभावना बनेगी कि जो भी परिणाम आएगा आपके इन्वेस्टिगेशन का वो सही तरीके से उस पर जो भी आपका यूनिवर्स है उस पर लागू नहीं होगा, यानी उसका जो परिणाम होगा वो सही नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें अगर बहुत सी यूनिट्स हैं तो उनको लिखना पड़ेगा, पर्चियों पे उनकी संख्या वगैरह लिखनी पड़ेगी, और फिर क्या अपनाई जाएगी, उसमें बर्तन में रखना है और भी अन्य धूल घुमाना या धूल विधि अपना है तो, या नंबर टेबल का यूज कर रहे हैं, तो ये समय भी इसमें अधिक लगेगा। धन्यवाद।